ले बेटा, इसमें तेरे खाने पीने का सामान रख दिया है मैंने, तुझे रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना ध्यान से। अरे मम्मी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ। ट्रेन में बहुत से लोग खाना बेचने वाले आते हैं, उन्हीं लोगों से लेकर खा लूंगा खाना, या फिर जब ट्रेन रुकेगी तो किसी भी स्टेशन में उतरकर कुछ खाने पीने का ले लूंगा। अरे बेटा, अभी तेरी माँ के हाथ पैर सही सलामत है, इसलिए तुझे बना कर दे देती हूँ मैं टिफिन। जब मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे तब खाना तू ट्रेन में लेकर खाना। देख बेटा, बहू की डिलीवरी को मात्र 1 महीना बचा है, इसलिए बेटा तुझे कभी भी आना पड़ सकता है यहाँ पर। जैसे ही बहू को दर्द चालू होंगे हम उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे और तुझे फोन कर देंगे, तुरंत ही पहली ट्रेन पकड़कर तू वापस आ जाना। हाँ माँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो, मेरा बच्चा मेरी गोद में ही आएगा पहली बार। अपना ख्याल रखना बेटा। और हाँ बेटा, जैसे ही पहुंच जाओ तुरंत ही फोन करना। हाँ पापा ठीक है, मैं जैसे ही पहुंचूंगा तुरंत ही फोन कर दूंगा। राधा, मुझे पता है इस समय पर तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत मेरी है, और देखो मैं ही तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ ऐसे समय पर। वो तो अभी छुट्टी नहीं मिल रही थी राधा, लेकिन गोद भराई की रस्म थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। बहुत मुश्किल से 5 दिनों की छुट्टी मिली है मुझे, मेरी मजबूरी है राधा, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, वरना मैं नहीं जाता। यदि मैं अपनी ड्यूटी में वापस नहीं जाऊंगा तो तुम्हें तो पता है, यदि अभी छुट्टी ले लूंगा तो फिर जब हमारा बच्चा आएगा इस दुनिया में तब मैं छुट्टी नहीं ले पाऊंगा, और मुझे उस समय पर छुट्टी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत बड़ा खुशी का मौका है। मैं अपने बच्चे को पहली बार अपने हाथों में लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा सबसे पहले मेरी ही गोद में आए, उसे उसके पापा का अनुभव हो सबसे पहले। इसलिए राधा, मैं 5 दिनों में ही वापस जा रहा हूँ। जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो मैं पूरे 2 महीने की छुट्टी लेकर आऊंगा, देख लेना तुम, और अपने बच्चे को जी भर खिलाऊंगा। बेटा, जब जब तू घर से ड्यूटी में जाता है हमारा घर एकदम ही सूना हो जाता है, ऐसा लगता है हमारे घर से रौनक चली गई है, जैसे तेरे आने से घर में खुशियां वापस आ जाती हैं। हाँ जी, आप नहीं रहते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है घर में, आपके बिना सब कुछ सूना सूना लगता है मुझे। बेटा, तू तो जल्द से जल्द अपना ट्रांसफर इसी शहर में करवा ले, वैसे भी इतने दूर रहता है तो तेरी बहुत चिंता होती है हम लोगों को। हाँ माँ, ट्रांसफर के लिए आवेदन तो दे दिया है मैंने, अब देखो कब तक ट्रांसफर होता है। ठीक है माँ, मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है, आप लोग अपना और राधा का ध्यान रखिएगा। सुनिए जी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ पहुंचकर जरूर फोन करिएगा। हाँ राधा ठीक है माँ, ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। चल बेटा, मैं तुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। बेटा तू चिंता मत कर, भगवान ने चाहा तो 6 महीने साल भर के अंदर ही हमारे बेटे का ट्रांसफर इसी शहर में हो जाएगा, और फिर हम सब लोग साथ में रहेंगे। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं चिंता नहीं कर रही हूँ, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। पता नहीं मम्मी जी, इस बार मेरा बहुत दिल घबरा रहा है इनके जाने से, एक अजीब सी बेचैनी हो रही है मम्मी जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हाथ से छूटा जा रहा है। अरे बेटा, क्यों जबरदस्ती मन में बहम पाल रही है तू? अभी तू गर्भवती है ना बेटा, इसलिए तेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। तेरा बीपी लो होता होगा, गर्भावस्था के दौरान बीपी हाई लो होते रहता है बेटा, इसलिए ज्यादा चिंता मत किया कर, शुभ शुभ बोल। जा थोड़ी देर जाकर आराम कर ले, और हाँ भगवान का नाम जाप किया कर बेटा, ऐसी अवस्था में भगवान का जितना नाम जाप करोगे उतना ही अच्छा फल मिलता है। ऐसी अवस्था में कहते हैं भगवान का नाम जाप करने से जो संतान होती है वो तेजस्वी, गुणवान, रूपवान पैदा होती है। और हाँ बेटा, रो मत, मुझे तू रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तुझे पता है ना तेरा हंसता खिलखिलाता चेहरा ही इस घर में खुशियां लाता है। हाँ मम्मी जी, मैं नहीं रोती, आप मेरी चिंता मत करिए, वो तो बस इनके जाने से मेरा मन उदास हो जाता है। ठीक है बेटा, जा थोड़ी देर जाकर आराम कर ले, वैसे भी तू सुबह से कुछ ना कुछ कर ही रही है। यह शांति जी और रमेश जी का इकलौता बेटा है अक्षत। अक्षत और राधा की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई है। अक्षत की दूसरे शहर में नौकरी होने के कारण अक्षत दूसरे शहर में ही रहता है। शादी के 2 महीने बाद ही राधा गर्भवती हो गई, इसलिए अक्षत ने उसे अपने साथ नहीं ले गया। लेकिन जब राधा 2-3 महीने के अंतराल में अक्षत अपने परिवार से मिलने के लिए आता रहता था, इस बार राधा की गोद भराई थी, इसलिए अक्षत छुट्टियां लेकर आया हुआ था घर। बहू उठो बेटा, बहू। क्या हुआ मम्मी जी, आप इस तरह से क्या रो रही हैं? बताइए मम्मी जी, मेरा दिल बैठा जा रहा है, क्या बात है मम्मी जी, बोलिए मम्मी जी। बेटा, अक्षत इस दुनिया में नहीं रहा, अक्षत का एक्सीडेंट हो गया है बेटा। मम्मी जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? शुभ शुभ बोलिए मम्मी जी, अभी अभी अक्षत गए हैं यहाँ से, आप कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है मम्मी जी। बेटा, मैं सही बोल रही हूँ, जब हमारा बेटा रेलवे स्टेशन जा रहा था तो रास्ते में ही उसकी ऑटो का एक्सीडेंट हो गया, एक ट्रक वाले ने ऑटो को टक्कर मार दी बेटा, और हमारा अक्षत स्पॉट में ही खत्म हो गया बेटा। आपको जरूर किसी ने झूठी इन्फॉर्मेशन दी है मम्मी जी, मेरे अक्षत मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं, उन्होंने मुझसे बोला था कि बच्चे के जन्म से पहले वो आ जाएंगे, मैं इस तरह यकीन नहीं कर सकती आपकी बात में। राधा बेटा, अब हमारा अक्षत नहीं रहा, होश में आओ बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? अक्षत को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है, मैं भी जा रहा हूँ वहाँ।
नहीं नहीं पापा जी, ऐसा मत बोलिए पापा जी, मेरी सारी दुनिया उजड़ गई पापा जी, ऐसा मत बोलिए। बेटा होश में आ, हमारा बेटा हमें छोड़कर जा चुका है बेटा। लेकिन पापा जी, आप तो अक्षत को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गए थे ना, फिर आपने उन्हें अकेला कैसे जाने दिया? बेटा रास्ते में ऑटो नहीं मिल रही थी, लेकिन एक ऑटो बहुत मुश्किल से मिली जिसमें सिर्फ एक ही लोग की सीट थी। इसलिए अक्षत ने बोला कि पापा आप रहने दीजिए, मैं चला जाऊंगा रेलवे स्टेशन। मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा इस तरह मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। अक्षत हमेशा हमेशा के लिए अपने माता पिता और अपनी पत्नी राधा से दूर जा चुका था। राधा इस बात का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पोस्टमार्टम होने के बाद घर वालों को बॉडी सौंप दी जाती है और सारे परिवार वालों की उपस्थिति में अक्षत का अंतिम संस्कार भी हो जाता है। देखो भैया, हमारी बातों को बुरा मत मानना, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि जब अपना बेटा ही नहीं रहा इस दुनिया में, तो उसके बीच को रखकर और क्या करोगे? हम तो कह रहे हैं जाकर किसी अस्पताल में बहू की धुलाई करवा दो और बच्चे को गिरवा दो, क्योंकि ऐसे बच्चे को भी रखकर क्या करोगे आप, जिसका बाप नहीं है? उस बच्चे को रखकर क्या करोगे भला? जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारा बेटा गया है इस दुनिया से, तो कम से कम उसकी संतान तो हमारे पास रहेगी, इसी आस में जी लेंगे कि हमारे बेटे की निशानी है ये। अरे भाभी, जब जिम्मेदारियों का बोझ सर पर पड़ता है ना, तब ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती हैं। जवान विधवा बहू का बोझ ढोगे कि उसके बच्चे का बोझ ढोगे आप? हम तो कह रहे हैं जब आपका बेटा ही नहीं रहा, तो उसकी संतान से और उसकी पत्नी से कैसा रिश्ता? छुड़वा दो उसे, उसके मायके वाले देखते रहेंगे उसे। वाह दीदी वाह, अच्छी बात कही है आपने। जी आज हमारी बहू के साथ ऐसा हुआ है तो आप ऐसी बात कर रही हैं। कल को यदि बहू की जगह हमारी बेटी होती और उसके साथ ऐसा होता तो तब भी आप ऐसा ही बोलती क्या? इस समय हमारी बहू किस दौर से गुजर रही है वो वही जानती है। उसकी दर्द और पीड़ा कोई नहीं समझ सकता है, और आप उससे उसकी संतान को दूर करना चाहती हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं जीजी? एक माँ होकर माँ से उसके बच्चे को दूर करना चाहती हैं आप, जो इस दुनिया में आया भी नहीं है। अरे भैया भाभी, मैं आप लोगों के भले की ही बात कर रही थी। अपनी उम्र देखो, बुढ़ापा आ रहा है, बुढ़ापा। एक विधवा औरत और उसके बाद उसके बच्चे का बोझ ढोना बहुत बड़ी बात होती है। अब आपकी इतनी बड़ी कोई किराने की दुकान भी नहीं है कि आप आराम से घर गृहस्थी चला सको। इतनी छोटी सी किराने की दुकान में 2 लोगों का पेट भर जाए, वही बहुत होता है। जी आपकी सलाह आप अपने पास ही रखिए, हमें आपकी सलाह नहीं चाहिए, माफ कर दीजिए हमें। शांति, ये ऊपर वाले ने हम लोगों के ऊपर कैसा कहर ढा दिया है? कौन से गुनाहों की सजा दिया है भगवान ने, जो हमारे जवान बेटे से हमको छीन लिया? एक ही तो सहारा था हमारे जीने का। देखो जी, जो किस्मत में लिखा हुआ होता है वो तो होकर ही रहता है। जो हमारी किस्मत में ऊपर वाले ने लिख दिया है वो तो होकर ही रहेगा, यही नियति है। देखो जी लगता है हमारे बहू के कमरे में गई हैं। जीजी की आवाज आ रही है, कहीं जीजी अपने तीखे कड़वे शब्दों से हमारी बहू को ठेस ना पहुंचाएं। ऐसे ही तो बेचारी के ऊपर भगवान ने दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है, और यदि जीजी के भी कड़वे शब्द उसे सुनाई देंगे तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? चलो जी चलो, देखो जीजी को थोड़ा शांत कराओ। देखो बहुरिया, विधवा औरतें इस तरह से लाल बिंदी नहीं लगाया करती, और ये क्या रंग बिरंगे कपड़े क्यों पहने हैं तुमने? आजकल का जमाना भी बहुत ही नया हो गया है। जिसके लिए सस्ती धस्ती थी वो तो इस दुनिया से चला गया है, तो इतना सोलह श्रृंगार करने से मतलब ही क्या? जाओ जाकर ये बिंदी निकालो। तुम्हें बिंदी लगानी ही है तो काली बिंदी लगा लो, और हाँ, सफेद साड़ी ही पहनना, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन से रंग उड़ चुके हैं। जी बुआ जी। देखो बहुरिया, तुम्हारे सास ससुर को हमारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन तुम समझदार हो, तुम हमारी बातें समझ लोगी। इसलिए देखो बहुरिया, अब अक्षत तो इस दुनिया में रहा नहीं। अक्षत का बच्चा जो तुम्हारे पेट में पल रहा है, उसे इस दुनिया में लाकर करोगी क्या तुम? ये बताओ। देखो बेटा, एक तो तुम्हारा सुहाग इस दुनिया से जा चुका है, तुम्हारी जिम्मेदारी, ऊपर से तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी भैया अकेले कैसे उठाएंगे? एक ठो किराना दुकान है हमारे भैया की। क्या तुम चाहती हो इस बुढ़ापे में हमारे भैया के कंधे ही टूट जाएं? हम तो कहते हैं बहुरिया, कल ही अस्पताल जाकर इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दो तुम। बुआ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अक्षत इस दुनिया से जा चुके हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपने बच्चे को भी अपने पेट में ही खत्म कर दूं। बुआ जी, मैं अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छे से कर लूंगी। मैं अपने बच्चे को नहीं गिरवाऊंगी बुआ जी। मेरे अक्षत की आखिरी निशानी है ये मेरे पास। जी क्यों हमारी बहू के जले में नमक छिड़कने का काम कर रही हो तुम? हमारी बहू वैसे ही बहुत परेशान है, उसे अपने कठोर शब्दों से और ज्यादा परेशान मत करो। अरे भैया, हमने ऐसा क्या ही बोल दिया? हम तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहे हैं। अरे क्या ही करोगी ऐसे बच्चे का जिसका बाप नहीं है इस दुनिया में? अभी भी समय है, गिरवा दो जाकर इस बच्चे को, नहीं तो बाद में पछताते रहोगे। किस किस का बोझ ढोगे आप? जी इन दोनों की देखभाल कैसे करनी है वो हम सब देख लेंगे। आप कृपया करके अपने घर चले जाइए, अब आपकी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हमें भी कौन सा शौक है इस घर में रुकने का? बस हम तो हमारे भतीजे के अंतिम संस्कार में चले आए थे। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा आजकल। मम्मी जी, जिसको जो बोलना है बोलता रहे,
बस मैं अपने बच्चे का अबार्शन नहीं करवाऊंगी। यही बच्चा मेरे जीने का सहारा है। बेटा, ये अक्षत की निशानी है, इसे हम किसी के कहने पर इस तरह नहीं गिरवा सकते। तू चिंता मत कर बेटा, तेरी बुआ जी की बातों का जरा भी हम लोगों पर असर नहीं हुआ है। हमें पता है वो कैसे स्वभाव की हैं। तू उनकी बातों को दिल से मत लगाना बेटा। तेरे लिए हम है ना, हमें अपने सास ससुर नहीं अपने माता पिता समझो। हाँ बेटा, अपनी बुआ जी की बातों को ज्यादा दिल से मत लगाना, वो शुरू से ही थोड़े सख्त मिजाज की हैं। नहीं नहीं पापा जी, मुझे बुआ जी की किसी बात का दुख नहीं लगा। बस मुझे दुख इस बात का हुआ कि उन्होंने मेरे बच्चे को अबॉर्शन के लिए बोला। बोलने दो बेटा, हम है ना तुम्हारे साथ, हम तो नहीं बोल रहे हैं। हमें हमारी बहू और बच्चा दोनों चाहिए। भगवान ने हमसे हमारा बेटा तो छीन लिया है, लेकिन उसकी निशानी हम किसी को नहीं छीनने दे सकते। तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा हमारे बेटे की निशानी है। इस तरह कैसे किसी के कहने पर हम उसका अबॉर्शन करवा देंगे। बहू तू आराम कर बेटा, मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। वैसे भी 3 दिनों से तूने ढंग से खाना तक नहीं खाया है। मम्मी जी, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं होता है, मुझे कुछ नहीं खाना है, आप परेशान मत होइए। अरे बेटा, ऐसे कैसे कुछ नहीं खाएगी तू? अपने बारे में ना सही, अपने होने वाले बच्चे के बारे में थोड़ा सोच। यदि तू कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो तेरा बच्चा भी भूखा रहेगा। ठहर जा, मैं तेरे लिए हल्का फुल्का सा कुछ बना कर लाती हूँ। हे भगवान, किस गुनाहों की सजा दी है आपने मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। कभी आपने ऐसा क्यों किया भगवान, क्यों किया आपने ऐसा? नमस्ते आंटी जी, मेरा नाम अमन है। बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कौन हो तुम? आंटी जी, मैं राधा का कॉलेज का फ्रेंड हूँ। राधा और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे शहर में। अच्छा, आओ आओ बेटा, बैठो, आओ। चलो मैं तुम्हें राधा के पास लेकर चलती हूँ। राधा बिटिया, देखो तुम्हारा कॉलेज का दोस्त आया है, अमन। राधा बिटिया, देखो तुम्हारा दोस्त आया है, अमन। राधा, राधा, ये तुमने अपनी क्या हालत बनाकर रखी है राधा? सुहागन होते हुए भी विधवाओं जैसा बेस बनाकर रखा है राधा तुमने। ये कितनी बेकार लग रही हो तुम इस तरह से। बेटा, जानबूझकर राधा ने अपना सुहाग नहीं उतारा है। भगवान ने इसके साथ ऐसा मजाक किया है कि साल भर के अंदर ही हमारी बहू का सुहाग ही उजड़ गया। ये क्या बोल रही हैं आंटी जी आप? अक्षत इस दुनिया में नहीं रहा? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। एक एक्सीडेंट की वजह से अक्षत की मृत्यु हो गई और अक्षत हम सबके बीच में नहीं रहा बेटा। आंटी जी, मैं बहुत खुश होकर आया था राधा से मिलने, क्योंकि जब से राधा की शादी हुई है मैं भी शहर में जाकर जॉब करने लगा था, इसलिए मैं राधा की शादी में नहीं आ पाया था। मैंने सोचा कि चलो घर जा रहा हूँ तो राधा के ससुराल भी होकर आऊँगा, क्योंकि राधा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी कॉलेज में। मैंने सोचा मैं अचानक से जाऊँगा तो राधा मुझे देखकर एकदम शौक हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं खुद ही शौक हो जाऊँगा। तुम बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। बैठकर बातें करो तुम दोनों। लो बेटा अमन, इस चेयर में बैठ जाओ, बैठकर बात कर लो तुम। राधा, बहुत अन्याय किया है भगवान ने तुम्हारे साथ। मुझे बहुत ही ज्यादा दुख लग रहा है तुम्हें इस हालत में देखकर। अमन, मेरी किस्मत ही खराब है ऐसा लगता है मुझे तो। बचपन में माता पिता दोनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान ने समय से पहले ही मेरे माता पिता को मुझसे दूर कर दिया और शादी होने के बाद मेरे पति को मुझसे छीन लिया। जिस तरह मैं बिन माँ बाप की बच्ची दुनिया में जी हूँ ना, उसी तरह मेरा बच्चा भी इस दुनिया में बिन बाप का जिएगा। राधा, रो रो कर तुम अपनी हालत खराब कर लोगी। रोना बंद करो राधा, क्योंकि अभी तुम वैसे ही बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हो। ऐसी हालत में रोना अच्छा नहीं होता। ये सब छोड़ो अमन, तुम ये बताओ कि तुम कहाँ थे 1 साल से? ना ही मेरी शादी में आए और ना ही शादी के बाद तुमने फोन किया। तुम्हारी कोई भी खबर नहीं मिली शादी के बाद मुझे। राधा, तुम्हारी शादी के पहले ही मैं शहर चला गया था जॉब करने के लिए अपने चाचा चाची के यहाँ, और अभी आया हूँ छुट्टियाँ लेकर। चलो अच्छा है। और शादी वादी कब कर रहे हो? अब तो तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है। उसका क्या हुआ जिस लड़की को तुम बहुत प्यार करते थे? मैं तो पिछले 1 साल से यही सोच रही थी कि अमन जिस लड़की के बारे में मुझे बताता था वो लड़की आखिर है कौन? क्या अमन को उसका प्यार मिला होगा? नहीं राधा, नहीं मिला मुझे मेरा प्यार। शायद हमारी किस्मत में मिलना लिखा ही ना रहा होगा। नहीं अमन, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुमने कभी कोशिश ही नहीं की होगी उस लड़की से बात करने की। कोशिश की होती, हो सकता है वो लड़की तुम्हारी बात पर एग्री हो जाती। राधा, मैं उस लड़की से बात करता उससे पहले ही उस लड़की की शादी तय हो चुकी थी। अच्छा, फिर क्या राधा, उस लड़की की शादी हो गई और मैं अपने काम में रह गया। अरे भाई, तो अब और दूसरी लड़की ढूंढ लो। उसी लड़की के नाम से थोड़ी ना बैठे रहोगे। नमस्ते अंकल जी, मैं राधा का दोस्त हूँ कॉलेज का। सोचा शहर से आया था तो मिलकर आ जाऊं। अच्छा किया बेटा आपने जो आप राधा से मिलने चले आए हो। इसी बहाने हमारी बहू का थोड़ा मन भी लग जाएगा तुम्हारे साथ। राधा बिटिया, तुमने खाना खाया? हाँ पापा जी, मैंने खाना खा लिया है। आपने खाना खाया?
बस बेटा अभी दुकान से आया हूँ, जाकर खाना खा लेता हूँ मैं। ठीक है राधा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे पापा जी के साथ थोड़ी देर बात करता हूँ। हाँ ठीक है अमन। और सुनाओ बेटा, क्या करते हो तुम? अंकल जी, शहर में नौकरी करता था मैं, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है शहर में। मैं सोच रहा हूँ गांव में ही कोई बड़ी सी दुकान डाल लूंगा। हाँ बेटा, अच्छी बात है, अपना घर घर ही होता है। अंकल जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं आया तो यहाँ राधा से मिलने था, लेकिन यहाँ आपसे कुछ और बातें करने बैठ रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? अंकल जी, स्कूल टाइम से मैं और राधा साथ में पढ़ते थे। मैं राधा को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन राधा से कभी ये बात बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। बहुत बार सोचा मैंने राधा से बताने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसी बीच राधा की शादी अक्षत के साथ तय हो गई और मैं राधा को कभी ये बात बोल ही नहीं पाया। जब राधा की शादी तय हुई तो मेरा दिल टूट गया और राधा की शादी के 2 दिन पहले ही मैं शहर चला गया। अंकल जी, तब से लेकर आज तक राधा को मैं भुला ही नहीं पाया हूँ। अंकल जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं राधा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बेटा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि राधा गर्भवती है? एक बच्चे की माँ को अपनाना बहुत मुश्किल होता है बेटा, ये समाज तुम्हें जीने नहीं देगी। अंकल जी, मुझे पता है कि राधा गर्भवती है और 15 दिनों के अंदर ही राधा की डिलीवरी हो जाएगी। अंकल जी, मैं उससे पहले ही राधा को और राधा के होने वाले बच्चे को अपनाना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, समाज तुम्हें ऐसा करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देगी, तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी बेटा। एक विधवा औरत को उसके होने वाले बच्चे के साथ अपनाना बहुत बड़ी बात होती है। तुम्हारे घर वाले तुम्हें अपनाएंगे नहीं और न ही हमारी बहू को। आंटी जी, इन सब चीजों की आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगा, बस आप हाँ कर दीजिए। बेटा, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। हमारी बहू को तुम अपना रहे हो और उसके होने वाले बच्चे को अपना नाम दे रहे हो, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती बेटा। हाँ बेटा, तुम बहुत महान हो जो किसी और के होने वाले बच्चे को उसकी माँ के साथ अपना रहे हो। चलो बेटा, हम एक बार हमारी राधा से पूछ लेते हैं। राधा बिटिया, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए पापा जी, क्या बात है? बिटिया, अमन तुमसे शादी करना चाहता है, तुम्हारे होने वाले बच्चे को अपना नाम देना चाहता है बेटा। अमन, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? और पापा जी, आप ये कैसी बात कर रहे हो मुझसे? मैं अक्षत की पत्नी हूँ, क्या आपको पता नहीं है? हाँ बेटा, मुझे पता है तू अक्षत की पत्नी है, मेरी बहू है, लेकिन बेटा ये भी तो सच बात है ना कि अक्षत इस दुनिया में नहीं रहा बेटा। देख बेटा, तेरे होने वाले बच्चे को उसका बाप का नाम मिलना बहुत जरूरी है। नहीं पापा जी, मेरे बच्चे के लिए मैं ही बहुत हूँ, मेरा नाम ही उसके लिए बहुत है। एक माँ का नाम जरूरी नहीं है क्या उसके बच्चे के लिए? बाप का होना ही जरूरी है। राधा, जिस लड़की की तुम बात कर रही थी ना कि मैं जिस लड़की को चाहता था, क्या मैंने उसे बताया? राधा, आज मैं उस लड़की को बताता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ राधा, और कॉलेज टाइम से ही तुमसे बहुत प्यार करता था। वो लड़की तुम ही हो राधा। अमन, ये पागलों जैसी बातें मत करो मुझसे। मेरे ऊपर तरस खाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं जानती हूँ तुम्हारी और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम तरस खाकर मेरे बच्चे को अपना नाम देना चाहोगे। राधा प्लीज मेरी बात मानने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था कॉलेज टाइम से ही, लेकिन जैसे ही तुम्हें बताने की कोशिश करता था मेरी हिम्मत ही नहीं होती की थी। बहुत बार कोशिश की मैंने, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पाया मैं तुम्हें बताने की। तुमसे बता पाता उससे पहले ही तुम्हारी शादी तय हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि तुम भी बहुत खुश हो इस शादी को लेकर, इसलिए मैंने तुम्हें बताना ही सही नहीं समझा और अपने टूटे हुए दिल को लेकर शहर चला गया। लेकिन जिस दिन से शहर गया हूँ, मैं सच बता रहा हूँ राधा, तुम्हारे अलावा कोई भी लड़की मेरे जीवन में नहीं आई। शहर से जैसे ही घर वापस आया हूँ, सबसे पहले तुमसे मिलने आया हूँ मैं। प्लीज राधा, मुझे इस बच्चे को बाप का नाम देने दो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं यकीन दिलाता हूँ राधा कि बच्चे को और तुम्हें दोनों को बहुत खुश रखूंगा। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। नहीं अमन, मैं कभी नहीं मान सकती इस शादी के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अपने घर के इकलौते लड़के हो, तुम्हारे माता पिता की इकलौती संतान हो तुम, और तुम्हारे माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे कि तुम एक ऐसी लड़की से शादी करो जो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हो। दुनिया समाज तुम्हें जीने नहीं देगी, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जीने नहीं देगी। मुझे ही लोग कई किस्म की बातें सुनाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मुझे और मेरे बच्चे को कोई कुछ भी बोले। मैं अक्षत की विधवा बनकर ही अपना सारा जीवन गुजार लूंगी। इस बच्चे का सहारा लेकर मेरा सारा जीवन ऐसे ही कट जाएगा। रही बात बच्चे को पालने की, तो मैं पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की हूँ, कहीं भी जॉब करने लगूंगी। मैं अपने बच्चे को आराम से पाल सकती हूँ। एक अकेली माँ भी अपने बच्चों को पाल सकती है। अक्षत के माता पिता को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यदि मैंने अपना पति खोया है तो इन्होंने भी अपना बेटा खोया है। मैं इतनी भी स्वार्थी नहीं हूँ कि अपना जीवन संवार कर अपने सास ससुर का जीवन उजाड़ दूंगी। इनसे इनका बच्चा तो छीन लिया गया है, लेकिन मैं इनसे इनके होने वाले नाती या नातिन को नहीं छीनना चाहती। बेटा, तू हमारी चिंता मत कर,
हमें तो बस तेरे जीवन की फिक्र है बेटा। तू इसकी बात मान ले बेटा, तू शादी कर ले बेटा, हम लोगों की खातिर शादी कर ले। हाँ राधा बिटिया, हम तो बस यही चाहते हैं कि तू और तेरा होने वाला बच्चा खुश रहे। हमारा क्या है वो बेटा, कितने दिनों की जिंदगी है। और देख बेटा, ऐसा तो नहीं है कि अमन को तू जानती ना हो, अमन को तू पहले से ही जानती है। यदि बेटा तू अमन से शादी कर लेगी तो तेरे होने वाले बच्चे को उसका पिता का नाम मिल जाएगा। तू क्यों नहीं समझ रही है? मम्मी जी, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं मेरी बात? मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। राधा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है मुझ पर, जो तुम शादी के लिए इनकार कर रही हो? बात भरोसे और विश्वास की नहीं है अमन, बात है रिश्ते निभाने की। देखो राधा, मैं तुम्हें और बच्चे को खुशी खुशी अपनाना चाहता हूँ। रही बात तुम्हारे माता पिता की, तो जीवन भर इनका बेटा बनकर रहूंगा मैं। आंटी जी और अंकल जी के साथ हर मोड़ पर खड़ा रहूंगा मैं। सुख दुख हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इनका एक बेटा बनकर साथ दूंगा मैं। तुमसे ये वादा करता हूँ। मान जाओ बेटा, हमारी खातिर मान जाओ बेटा, प्लीज। देखो बेटा, समाज एक अकेली औरत को जीने नहीं देती है। तुम कुछ नहीं जानती हो दुनिया के बारे में। ये दुनिया बहुत खराब है बेटा, हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सर पर एक छत रहे, तुम्हारे बच्चे को एक बाप का नाम मिले। राधा, एक बार तो मैंने तुम्हें बोलने में देर कर दी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं करूँगा। इसलिए राधा, प्लीज मान जाओ, तुम मुझसे शादी कर लो। राधा, मैं तुम्हें तुम्हारे होने वाले बच्चे के साथ अपनाने के लिए तैयार हूँ। जीवन भर की गारंटी लेता हूँ मैं तुम्हारे पैर में और होने वाले बच्चे के पैर में कभी कांटा भी नहीं गड़ने दूंगा मैं। मान जाओ बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि जीवन तुम्हें अब दूसरा मौका ना दे। मान जाओ बेटा, भगवान ने तुम्हारे लिए फरिश्ता भेजा है, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए उसका पिता भेजा है। देखो बेटा, जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती है, तुम्हें दिया है तो तुम उसे खुशी खुशी अपना लो बेटा। हाँ राधा बेटा, हमारी खातिर तुम अपना लो बेटा। देखो राधा, सभी लोग बोल रहे हैं तो तुम बात मान जाओ राधा। लेकिन अमन, तुम्हारे परिवार वाले नहीं मानेंगे इस शादी को। राधा, मेरे परिवार वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था पहले से ही। लेकिन तुम्हारी शादी तय होने से मैं एकदम ही टूट गया था, इस कारण मैं शहर चला गया था। ये बात भी मेरे घर वालों को पता है। लेकिन जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि मैं तुमसे दोबारा शादी कर रहा हूँ, तो वो लोग बहुत खुश होंगे, देखना। क्योंकि मुझे मेरी खुशी मिल रही है, मुझे जो चाहा था वो मिल रहा है। ठीक है अमन, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी स्टोरी? यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।